Hello girls, how are you? All are fine. ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम आज। प्रीवियस क्लास में मैंने एंटरप्राइज नसी मैजिकल की जो आपकी पोएम है, इसकी मैंने आपको समरी, इंट्रोडक्शन एंड पोएट के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। ठीक है। मेन चीज़ होती है पोएम को समझना, क्योंकि पोएम को समझ के ही आप स्टेंजा वाइज अच्छे से गौर से एक एक लाइन पे आप फोकस डालोगे, तभी आपको एग्जाम में स्टेंजा आएंगे तब आप उनको वहाँ पे क्लियर कर पाओगे, वरना आपसे वहाँ पे कैच करने में प्रॉब्लम होगी कि ये कौन सी पोएम का स्टेंजा है। ठीक है। तो कुछ शब्द या कुछ वर्ड हर एक स्टेंजा में ऐसे होते हैं कि हम उसको पकड़ के हम हमारे थीम पकड़ लेते हैं कि पोएम की थीम क्या है। और जब आपको पोएम की थीम पकड़ में आ जाती है तो आपको पोएम भी पकड़ में आ जाती है। ठीक है। तो जिस तरीके से मान लो, जब आपको पोएम की थीम पता होगी, जैसे मान लो ये आपकी पहली पोएम है, आपसे इससे एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कि आपको एग्जाम में ये वाली लाइन आ गई ओनली। ठीक है, ये आ गई, when you hear and say what else can old woman। ओल्ड वुमेन का नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगी ये कौन सी पोएम है, एंड ओल्ड वुमेन। ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हर लाइन में आपको, हर स्टेंजा में, हर जो आपकी पोएम होती है उसमें कुछ आपको ऐसा पकड़ना, आपकी एक ट्रिक होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सी पोएम की लाइन है। ठीक है। लाइक जैसे मान लो ये पोएम है आपकी द बस। ठीक है। मान लो ये आ गया, यहाँ से लेके आपको एग्जाम में यहाँ तक आ गया। ठीक है। यू लुक्ड डाउन द रोरिंग रोड, यू सर्च फॉर सिंग्स द डे ब्रेक इन व्हाट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस। नाम आया ना, द बस। द बस आते ही आपको समझ में आ जाएगा द बस। रोडिंग रोड मतलब शोर करती हुई रोड। ठीक है। तो इस तरीके की कुछ लाइन आपको आएंगी तो आप उसको आराम से इजीली कैच कर पाओगे। तो इस पोएम में भी आपको, जैसे ये पिलग्रिम है, ये डेजर्ट पीथ हो गया, क्लिम्स इट्स लिबर्टी हो गए, कुछ ऐसी लाइनें होगी जो मैं आपको बता दूंगी कि उससे आपको पोएम पकड़ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट स्टार्ट एज ए पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज किसको बोलते हैं? तीर्थ यात्रा। ठीक है। तीर्थ यात्रा को बोलते हैं पिलग्रिमेज। ठीक है। ए जनरली अंडरटेकन फॉर सम रिलीजियस पर्पज। किसी धार्मिक पर्पज से करी गई एक यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं। किसी धर्म के नाम पे, जैसे बोलते हैं केदारनाथ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो जो तीर्थ करने जाते हैं उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। ठीक है। ये शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक तीर्थ यात्रा से। आगे एक्सलाइटिंग। एक्सलाइटिंग मीन्स होता है ऊंचे 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 ख्वाब जो होते हैं। ठीक है। एक्सलाइटिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन लाइट। ठीक है। क्या है? एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें ऊंची ख्वाबों और ऊंचे ख्यालों से भरी हुई होती है, और बर्डन जो होता है, बोझ को कम करते हुए एक ऊंचे ख्वाबों से भरी हुई एक यात्रा की शुरुआत है, जो एक तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं। कुछ लोगों की यात्रा है जिनके ख्वाब, जिनके एक्सप्लेनेशंस, जिनके जो वो क्या बोलते हैं, उनकी आशाएं आकांक्षाएं बहुत ऊंची है। ठीक है। वो एक ऐसी यात्रा में भाग लेते हैं। आगे क्या है? The second stage explored but did not taste to call the sun beat down too much or rage। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेकिंग ऑल द बर्डन लाइट, सारे बोझों को हल्का बनाना। द सेकेंड स्टेज, दूसरे ही चरण में, जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर्ड मीन्स कि पूरी तरीके से खोजा जाना। पूरी तरीके से जब वो खोजते हैं किसी चीज को, बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा,
और बीट डाउन मीन्स प्रभाव को कम कर देना, सूरज की किरणों ने उनके प्रभाव को कम कर दिया। रेज मीन्स होता है क्रोध, तेज, ठीक है। जो उनका जो वो है, जो उनके अंदर जो आगे बढ़ने की जो आकांक्षाएं थी, जो उनकी जो क्या बोलते हैं, एक जो उनकी लगन थी, उनको सूरज की रोशनी ने कम कर देती है। और यहाँ पे सूरज की रोशनी जो किस चीज की प्रतीक है, प्राकृतिक आपदाओं की प्रतीक है। तो क्या कहा जा रहा है इस स्टेंजा के अंदर, इस स्टेंजा में ये कहा जा रहा है, स्टेंजा 1 के अंदर हम एक एक स्टेंजा पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, पोएट नसीम एजिकल्स डिस्क्राइब ए पिलग्रिमेज अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल्स मूव्ड बाय हाई होप्स एंड नोबल्स एक्सपेक्टेशंस। However, their hopes are frustrated as it commonly happens it many humans at। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एजिकल ऐसी तीर्थ यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें उनकी आशाएं और श्रेष्ठ आकांक्षाओं के लिए एक समूह भाग लेता है, परंतु उनकी आशाएं धूमिल हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, जैसा कि साधारणतः अनेक मानवों के साथ होता है, जैसा कि मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इस प्रकार की तीर्थ यात्रा की प्रारंभ हुई और तीर्थ यात्रियों ने अनेक कठिनाइयों को छोटा अथवा महत्वहीन समझा। जो छोटी छोटी कठिनाइयां आई उनको उन्होंने ऐसे ही समझ लिया कि अरे कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन शुरू में वो जोश में भरे हुए थे, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी द पिलग्रिम्स आर फेस विथ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। लेकिन जैसे ही दूसरी यात्रा की उनकी आरंभ हुई, दूसरे ही चरण में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दे ट्राई टू एक्सप्लोर बट देयर आइडियलिज्म इज नॉट टेस्ट बाय एवरी डे डिफिकल्टीज ऑफ द जर्नी। वो अपनी खोज की तरफ तो निकले हुए होते हैं, लेकिन उनके जो डेली जो रास्ते में जो कठिनाइयां उनके आ रही होती है, रोज की जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही होती है, उनके द्वारा वो परखे नहीं गए थे। वो एक सोच के अकॉर्डिंग ही चल पड़े थे कि हाँ, सोच के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ गए थे। अब उनमें से जो कठिनाइयां आई, जैसे कि सूरज की किरण जो है, द सन स्टैंड्स हेयर फॉर ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। हेयर द सन स्टैंड फॉर हेयर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे सूरज जो है वो उनके आगे एक तरीके का प्राकृतिक आपदा बन के खड़ा हो गया है। सबसे पहले जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं, सूरज की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हम वहाँ टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इस यात्रा में वो यात्री सबसे पहले किससे टूटते हैं, सूरज की किरणों से टूटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी आशा नहीं छोड़ते और वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको? इसकी राइम मैंने बता दी आपको, ए बी ए बी ए, ठीक है। और सूरज की गर्मी इसमें क्या है, सिंबल ऑफ नेचर है। और बाकी की चीजें मैं आपको आगे पूरी पोएम का जब अपन मेन पॉइंट्स करेंगे तब एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। वी स्टूड इट वेरी वेल, वी स्टूड इट वेरी वेल, आई थॉट, ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपीज नोट। क्या कह रहे हैं ये, स्टूड मीन्स बहुत अच्छी तरीके से और तरीके से सामना किया, हमने उन चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से सामना किया। किसका सामना किया, सूरज की जो किरणें आई और जो बाधाएं आई। वी स्टूड वेरी वेल, हमने उनका बहुत अच्छे से सामना किया। आई थॉट, मैंने सोचा, कि क्या सोचा मैंने, पुट डाउन, ऑब्जर्व, मतलब कि मैंने सोचा और मैंने चारों तरफ ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, एंड पुट डाउन, और उसके बाद में एक नोटबुक लिया, कॉपी ली, नोटबुक लिए और उन चीज़ों को मैंने उसमें नोट करना शुरू किया। ठीक है, पुट डाउन मीन्स लिख लिया, और कॉपीज मीन्स होता है बहुत मात्रा में, कॉपीज के अंदर उन्होंने उन चीज़ों को लिखना शुरू किया। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखते हैं हम, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? नोट डाउन, नोट डाउन ऑन थिंग्स ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स होते हैं किसान, जो रास्ते में आने वाले किसान जो बेच रहे थे, सोल्ड एंड बोथ, रास्ते में जो उस रास्ते से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने जो चीज़ें देखी उन चीज़ों को उन्होंने कॉपी में नोट डाउन करना शुरू किया। और वो चीज़ें क्या थी, रास्ते में गुजरते हुए किसान जो कुछ, कोई अनाज बेच रहा था, कोई खरीद रहा था, कोई कुछ सामान बेच रहा था, तो उनके खरीदने बेचने का तरीका, द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड
ऑफ गोट, और रास्ते में जो आते जाते हुए सांप दिखाई दे रहे थे और जो बकरियां दिखाई दे रही थी वो 3 सिटीज, 3 शहर ऐसे गुजरे जहाँ पे एक साधु ने ए सेज हैड थॉट, जहाँ पे एक साधु ने ज्ञान दिया था। तो ये चीजें उन्होंने रास्ते में ऑब्जर्व करी और उनको उन्होंने लिख लिया, लिखा मीन्स नोट किया अपनी कॉपी में, ठीक है। तो क्या होगा इसका रेफरेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट का क्या होगा, दीज लाइन हैव बीन एक्सट्रेक्ट फ्रॉम ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक एंटरप्राइज का आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द पिलग्रिम्स हैव टू फेस मैनी डेंजर्स ऑन द वे, इंटरनली दे सफर मैनी डिफिकल्टीज बट कंटिन्यू देयर ऑनवर्ड जर्नी, फिर भी वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, लगातार रखते हैं। दे सफ़र मैनी डिफ़िकल्टीज, वो बहुत सी चीज़ों को सफ़र करते हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। दे फेस ऑल द स्टॉर्म्स ब्रेवली, वो जो तूफान आते हैं, जो कुछ भी रास्ते में आते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उसका सामना करते हैं। सक्सेसफुली फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम तक तो वो उनका अच्छे से सामना कर लेते हैं। But then after they observe things around them very closely and take एग्जेक्टिव नोट्स, उसके बाद में जो उनके सामने जो चीज़ें आती हैं वो उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उनको नोट करते हैं, लिखते हैं। दे कवर टू गुड्स बीइंग सोल्ड एंड बोट बाय द फार्मर्स, किसानों के द्वारा बेचे और खरीदे जाने वाली चीज़ों को वो कवर करते हैं। इन द वे, रास्ते में आने वाले सांपों को, गोट्स एंड सर्पेंट्स को। दे ट्रेवल थॉट द 3 सिटीज एंड, उसके बाद में वो 3 शहरों में से होके गुजरते हैं। And the sage had thought, however, they do not learn much for this teachings. इसकी इन्हीं सभी शिक्षाओं से वो, जबकि वो कुछ भी नहीं सीखते और वो इन चीज़ों को नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसकी बता रखी है मैंने, आपको दिखा रखी है कैसे C है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने में आपको ईजी होगी। आगे क्या है, बट व्हेन द डिफरेंस अरोज, लेकिन अब क्या होता है कि the pilgrims continue their journey for some time in spite of the difficulties and dangers after they divide into the group। लेकिन जब वो सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करते हुए जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, उनके बीच में वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। डिफरेंस एरोस मीन्स उनके जो विचार है वो अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनके विचार जो है वो आपस में मैच नहीं करते। अब देखो किस तरीके के विचार उनके होते हैं। ऑन हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट पीथ, जब रास्ते में एक रेगिस्तान का हिस्सा आता है तो उनके विचार आपस में मैच नहीं करते कि किस तरीके से इस रेगिस्तान को हम पार करते हैं, इसके दूसरी तरफ हमें किस तरीके से जाना है। तो वो इस चीज़ पे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे उनके विचार नहीं मिलते, आपस में डिसमैच करते हैं विचार उनके, ठीक है। बट दे डू नॉट लेस्ट लॉस देयर आइडियलिज्म, लेकिन वो अपनी आशाएं नहीं छोड़ते। डिफरेंस क्रॉप अप इवन अबाउट ट्रेवल मैटर्स, उनके जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, उनके विचारों की जो विभिन्नता है वो उनको टुकड़ों में बांट देती है। वी लॉस्ट ए फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज दिया गया है, इस तरीके से वो अपने एक मित्र को साथ छूट जाता है, उनके एक मित्र का साथ छूट जाता है जो कविता लिखने में बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा लिखता था, ठीक है। वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल ओवर बैच, जो हमारे पूरे बैच में एक सबसे अच्छा इंसान था, ठीक है, उसका साथ छूट जाता है। ए शैडो फॉल ऑन अस एंड ग्रू, और इस तरीके से हमें लगता है कि कोई एक मुसीबत हमारे ऊपर गिरी है लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर भी हम नहीं रुकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द पिलग्रिम्स नाउन ऑफ हिज स्टाइलिश प्रोज लीव द ग्रुप्स, देन द शैडो ऑफ डिस्कॉर्ड फॉल्स ऑन। शैडो किस चीज की है, महत्वाकांक्षाओं से भरी जो असफलता की, जो निराशाओं की जो छाया है वो उन पे गिरती है। एंड इंटरप्राइज एंड ग्रो फर्दर, और उसके बावजूद भी वो आगे की तरफ बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। कौन सी शैडो है ये, झगड़ों की, जो उनके झगड़े हो रहे थे उनकी छाया उन पे गिरनी शुरू हो जाती है, झगड़ों की छाया, और वे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इनकी वही आप निकाल लोगे, राइम स्कीम जो है आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। अनोदर फ्रेज, अनोदर फेज, फेज मीन्स होता है चरण, तो सुना होगा आपने ये नाम,
फर्स्ट पहला फ्रेज, दूसरा फ्रेज, थर्ड फ्रेज करके पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरीके से। अनोदर फ्रेज, चरण मीन्स बदलाव की अवस्था। was reached when we were twice attacked and lost our way। क्या होता है अब उनके साथ में, देखो आगे। ट्वाइस अटैक क्या होता है, दूसरा हमला। पहला हमला तो वो हुआ कि उनका दोस्त उनसे छोड़ के उनको चला गया और उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहला हमला तो ये हो गया, झगड़ों की छाया उन पे गिरती है, उससे पहले सूरज की किरणें उनको तोड़ती है। अब ये जो होता है उनके साथ क्या होता है, अब ये देखते हैं। ट्वाइस अटैक, lost our way, force and again by internal lost our way, forget their high expectations which had motivated their enterprise। जिस रास्ते पे वो गुजर रहे थे, जिस रास्ते से वो एक महत्वाकांक्षाओं से भरा जो रास्ता था वो खो देते हैं जब वो पहुंचते हैं। was reached when we, जब हम वहां पे पहुंचते हैं, तो किस तरीके से हुआ उनके ट्वाइस अटैक। ट्वाइस अटैक किस तरीके से हुआ, दो तरीके का अटैक हुआ। पहला तो हुआ बाहरी जो शक्तियों का अटैक हुआ, दूसरा उनके आपसी मतभेद नहीं मिले, ठीक है। तो इन तरीके की दो अटैक होने के बाद में जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं, व्हेन वी रीच आफ्टर ट्वाइस अटैक, दो अटैक होने के बाद में जब वो अपने स्थान पे पहुंचते हैं, एंड लॉस्ट और वे, तब वो चीज़ भूल चुके होते हैं कि वो किस पर्पस से, किस मकसद से वहाँ पे आए हैं, वो चीज़ वो अपने दिमाग से भूल चुके होते हैं। ए सेक्शन क्लेम्ड हिज लिबर्टी, उनमें से एक जो सेक्शन है वो क्या करता है, लिबर्टी मीन्स होता है कि अपनी जो क्षमता, अपनी जो उनका जो वो खुद का जो है वो रास्ते भटक गए, अर्थात वे अपनी ऊंची आकांक्षाओं को भूल गए, ठीक है। जिन्होंने अपनी साहसिक कार्य के लिए प्रेरित किया था। यात्रियों का एक वर्ग अन्य लोगों को छोड़ने के लिए उत्सुक था। ए सेक्शन क्लेम हिज लिबर्टी, अपनी लिबर्टी के अनुसार टू लिव द ग्रुप, दूसरे ग्रुप को वो छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उनका मतभेद इतना हो जाता है कि वो आपस में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आई ट्राइड टू प्रे, यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है, आई ट्राइड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ भगवान से प्रार्थना करने की, हे भगवान इन सबको एक रखो ताकि हम एक स्थान पे पहुँच पाए, ठीक है। और लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी, अब जो उनका लीडर है वो बोलता है कि मुझे समुद्र की सुगंध आ रही है। इट मीन्स कि वो कहना चाहता है कि हम अपने स्थान पे पहुंच गए हैं, जहाँ हमें पहुंचना था हम वहां पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है। स्मेल्ट द सी, वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, क्या कह रहे हैं अब ये कि हमने नोटिस किया कि वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट। तीर्थ यात्रियों का जो समूह था वो निराशा से भर गया और वे शारीरिक रूप से भी थक गए। A struggling coward of little hope, ignoring what the thunder meant, deprived of common needs like soap, somewhere broken, some merely bent। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसका मतलब। स्ट्रगलिंग का मीन्स होता है सह यात्रियों के पिछड़ जाना या अलग हो जाना या भटक जाना, साथ वालों का साथ छूटना। साथ जब छूट जाता है साथ वालों का। तो वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, हमने नोटिस किया है कि हम जहाँ पहुँचे हम वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं पाया, हम सब कुछ खो चुके हैं अपना। कुछ लोगों का साथ कावर्ड लिटिल होप्स, कुछ लोगों का साथ है वो छूट चुका है, छोटी छोटी जो उनकी आशाएं थी वो टूट चुकी हैं। इग्नोरिंग वॉट द थंडर मीन्ट, और ऐसा लग रहा है कि ध्यान नहीं दिया। इग्नोरिंग मीन्स होता है ध्यान नहीं देना और थंडर मीन्स होता है गरजना या कड़कना, ठीक है। तो क्या होता है कि चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यात्री समूह निराशा से भरा हुआ है, वे शारीरिक रूप से थके हुए हैं तथा हिम्मत हार चुके हैं। वे किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे लोगों की तरह हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है छूटते जा रहे हैं यात्रा में, विचार नहीं मिलने से या किसी चीज़ों से कोई थक रहे हैं, कोई गिर रहे हैं, कोई आपस में लड़ रहे हैं, तो जो
पीछे छूटते जा रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। वे समूह के शेष लोगों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते। वे आकाश की गर्जना की परवाह नहीं करते और इसी महत्ता की ओर ध्यान नहीं देते। वे गंदे हो गए हैं, डिपार्टिंग ऑफ द कॉमन नीड्स लाइक सोप, और उन्होंने साधारण वस्तुएं तक जैसे साबुन वाबुन जो चीजें होती हैं वो भी खत्म हो गई, वो भी उनके पास नहीं है। सम वेयर ब्रोकन, कुछ टूट चुके हैं। सम मियरली बेंट, कुछ आशा विहीन हो चुके हैं। कुछ लोगों ने अपना उत्साह खो दिया है। वास्तव में तीर्थयात्री मानव जीवन के आधारभूत सत्य को उजागर करते हैं कि किस तरीके से हम हमारे जीवन में भी जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम हमारी रियलिटी में जो हम हैं, हम वो चीज़ भूल चुके होते हैं और हम एक भेड़ चाल की तरह हम हमारे जीवन में लोगों को देख देख के कुछ ना कुछ हमें ये करना है वो करना है, ऐसा हम भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सीधी भाषा में अपना संदेश देने में दिया है कवि ने कि आशाएं मिट्टी में मिल जाती हैं जब लोगों की, वो कहना ये चाह रहे हैं इसके अंदर कवि जो ये कह रहे हैं, जीवन की वास्तविकता जो है, जीवन की जो रियलिटी है, वो तस्वीर उन्होंने रखी है कि जब लोगों की आशाएं मिट्टी में मिल जाती हैं तो वे एक तरीके से क्या होते हैं, ऐसे लगता है कि टूट चुके होते हैं, वे शारीरिक रूप से थक चुके होते हैं और बिल्कुल ही खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई है। लास्ट में क्या है, व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस, और जब लास्ट में हम अपने स्थान पे पहुंचते हैं अंत में, प्लेस मीन्स गंतव्य स्थान, अपनी डेस्टिनी जो है, डेस्टिनेशन जो है, जिस चीज के लिए हम निकले हैं, हम उस स्थान पे पहुंचते हैं तो वी हार्डली न्यू, हमें मुश्किल से क्या पता चलता है, वाई वी वर देयर, हम यहाँ पे आए क्यों हैं। सोचो हम यहाँ क्यों थे। दे फॉरगेट द यूटिलिमेट एंड ऑफ देयर पिलग्रिमेज, कि वो किस मकसद से आए हैं, वो क्यों आए यहाँ पे, क्या उनका मकसद क्या था। वो घर से जब निकले थे तो उनकी कल्पनाएं क्या थी, वो सब चीजें तो रास्ते में खत्म हो गई, आपस में लड़ने में, आपस में झगड़ने में, टूट जाने में, बिखर जाने में, तो वो अपना मकसद ही भूल गए। तो क्या है इसमें, वी हार्डली न्यू वाई वी वर देयर, हमें मुश्किल से समझ में आता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। द ट्रिप हैड डार्क, ट्रिप जो होती है यात्रा, अब जो यात्रा है वो कैसी हो चुकी है, डार्क, डार्क हो चुकी है, बिल्कुल काली हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ, उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया, उन्होंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। एवरी फेस, सबके चेहरे मुरझा चुके हैं, सबके चेहरे लटक गए हैं, बिल्कुल वो महत्वहीन हो चुके हैं। देन लास्ट, और डीप वर नाइदर ग्रेट नोर रेयर। ठीक है, क्या है लास्ट की लाइन, और डीड्स, हमारी जो आशाएं हैं वो क्या है, वो कहीं पे भी खत्म नहीं होने वाली। क्या है, उनकी यात्राएं निरर्थकता का आभास दिलाती है। अब वे महसूस करते हैं कि कर्म न तो महान है और न ही विरल रहे। कर्म जो आपके जो कार्य हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आपने कुछ हासिल किया, सच में आपने कुछ पाया अपनी जिंदगी में। आप किसी की देख देख के आप कुछ कर रहे हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपके कर्म कैसे हैं। लास्ट लाइन जो है, होम इज वेयर और डीड्स वर नाइदर ग्रेट और रेयर, नो रेयर, डीड्स मीन्स होते हैं कर्म, हमारे कर्म न तो महान और न ही विरल रहे। अब वो सोच रहे हैं कि हमने जो कार्य किया, हमने जो लड़ाई करी, हमने जो झगड़े करे, हमने जो आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानी, वो जो कर्म थे उनका कुछ भी मतलब नहीं निकला, उसका कुछ भी सार नहीं निकला। और फिर वो क्या सोचते हैं, और फिर पोएट क्या कहते हैं, होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर ही वह स्थान है जहाँ हमें परमेश्वर की दया व आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बोलते हैं ना कि ढूंढो तो घर में ही भगवान मिलते हैं, मंदिरों में भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं कि मंदिर के धक्के खाते रहते हैं, दूर 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 मंदिरों में जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि उनका भगवान तो उनके घर में ही बैठा है। ठीक है, तो ये कहना, यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि इन लाइनों में संपूर्ण कविता का सार है। इस पूरी कविता की जो सार है वो क्या है, इसी लाइन के अंदर है, लास्ट वाली इसी लाइन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
कि हमें अपने भाग्य की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे नसीब में जितना है, हमें जितना मिल रहा है, जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। घर वह स्थान है जहाँ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनकी दया तथा अपनी अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी तरीके से पोएट ने ये लास्ट का जो स्टेंजा है, जो एक्सप्लेन किया है, बहुत प्यारा है ये वाला। एट द एंड ऑफ द जर्नी द पिलग्रिम्स डू नॉट रिमेंबर द एम ऑफ देयर एंटरप्राइज। लास्ट में वो अपना एम ही भूल चुके कि हम किस लक्ष्य से आए थे, हमें क्या करना था। दे हैव फॉरगटन द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन के मकसद को भूल चुके। द रिलीजियस ट्रिप डार्कड एंड फेस ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स, जो उनकी जो धार्मिक यात्रा थी और उनके जो चेहरे थे वो सब काले पड़ चुके हैं। दे आर डिसमिलिन्ड, वो बिल्कुल ही निराशाहीन हो चुके हैं। देयर जर्नी हैज़ बीन द एक्सरसाइज ऑफ फर्टिलिटी, उनकी जो जर्नी है वो बर्बाद हो चुकी, कोई मतलब नहीं है उस जर्नी का। दे रियलाइज नाउ, अब उनको एहसास होता है कि देयर डीड्स हैव बीन नाइदर ग्रेट नेट नोर, उनके जो कार्य थे, उनके जो कर्म थे, ना तो महान थे और ना ही वो अच्छे थे। एंड लास्ट होम इज वेयर वी हैव टुगेदर ग्रेस, और घर ही वो स्थान है जहाँ पे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। दिस लाइन कंटेन्स द एसेंस ऑफ द होल पोएम, ये जो दिस लाइन कंटेन्स एसेंस ऑफ द होल पोएम, ये लाइनें इस पूरी कविता का केंद्र बिंदु है। इन दिस लाइन वी मस्ट एक्सेप्ट द लॉट्स ऑफ लॉट्स, होम इज द प्लेस वेयर वी प्रे, घर ही वह स्थान है जहाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं। टू गॉड एंड रिसीव, और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। हिज मिजरी एंड फेवर टू वर्ड्स अस, और उनकी जो आशाएं हैं, उनके जो आशीर्वाद है, उनका जो सब कुछ है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है, घर में ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये कविता आपको समझ में आई, आप इसको पढ़ना और गौर से पढ़ना। इस कविता का सीधा सीधा अर्थ एक ही निकलता है कि जो जीवन की यात्रा है, हमारी भी जीवन की यात्रा पे जब हम निकलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, कोई हमें उकसाता है, कभी हमें गलत लोग मिलते हैं, कभी हमें अच्छे लोग मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हम हमारे जीवन का लक्ष्य भूल चुके होते हैं। लास्ट में जब एक टाइम ऐसा आता है तब हमें एहसास होता है कि यार मैंने उससे क्यों रिश्ता रखा, उसके साथ मैं क्यों बात करी, या इस तरीके की चीज़ें हमें बाद में एहसास होती है। इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को अपने अंदर निहित रखें। हमें ज़रूरत ही नहीं है, घर क्या है, घर अपनी आत्मा है, मेरी खुद की जो आत्मा है वो ही मेरा घर है, हमें उसी के अंदर सुकून मिलता है, हमें उसी के अंदर सब कुछ मिलता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके आप राइम निकाल लेना एंड इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर, देखेंगे हम बैकग्राउंड, देखेंगे पोएट का, पोएम की लैंग्वेज देखेंगे, डिक्शन देखेंगे, फिक्शन देखेंगे इसमें हम, और जो भी पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये पोएम किसमें से ली गई है वो आपको याद रखना है, वो आपकी यह है द अनफिनिश्ड मैन 1960। ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन 1960, ये आपको याद रखना है इसमें पक्का। यहाँ लिख देती हूँ मैं, द अनफिनिश्ड मैन 1960। ठीक है, ये पोएम जब आप इसका एक्सप्लेनेशन करोगे तो भी आपको ये पोएम में डालना है। ठीक है, किस तरीके से डालना है वो आप अपने बुक में देख लोगे, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से लिखना है। This stanza of 5 lines is the opening stanza of the poem Enterprise, composed by Nasim Ezekiel. Ezekiel is the one of the famous Indo-Anglican poet, and this poem is one of the finest lyrical games. It was published in 1960 in The Unfinished Man. ठीक है, this is the most anthologist poem of Ezekiel because it is a very perfect poem. It is an allegory of human fact of the earth, and the poet gives a message. Home is where we have to gather grace. ओके, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन कर लोगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, फिर ये पोएम भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।